जीआईटी की ऑन द ट्रेनिंग की सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की सीरीज में हम लोग को जानना है अकाउंटिंग के टर्म्स के बारे में, जैसे प्रोप्राइटर क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, और सबसे पहले आप लोग नोट कर लें। ये सारी चीजें आप लोग एक बार नोट कर लें। आज इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, इन टॉपिक्स से रिलेटेड आज अपना क्लास है।
चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में इन शब्दों के बारे में हम लोगों को सीखना है। सबसे पहला जो वर्ड हम लोगों को जानना है वो वर्ड है अपना प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? सेकंड वर्ड हम लोग को सीखना है अकाउंटिंग पीरियड के बारे में। फर्स्ट हमको जान ले प्रोप्राइटर क्या है, सेकंड अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, तीसरा हमको जानना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में, और चौथा जानना है एंटिटी क्या है, और पांचवा शब्द हमें जानना है ट्रांजैक्शंस के बारे में। यानी आज की क्लास में मुख्य रूप से हमको इन 5 शब्दों के बारे में जानना है। तो 5 शब्द कौन कौन से हैं? 5 शब्द हमारे हैं आपका जो है प्रोप्राइटर क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, एंटिटी क्या है, और ट्रांजैक्शन क्या है। इन 5 वर्ड्स पर ही आज की क्लास आधारित होगी। तो चलिए एक एक वर्ड को डिटेल में हम लोग समझते हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम एक एक वर्ड्स को अच्छे से सीखेंगे। इस पर शब्दों के बारे में हम लोगों को सीखना है। सबसे पहला वर्ड हमारा है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर का मतलब होता है व्यवसाय का स्वामी, या हम बोलें व्यापार का मालिक। अगर इसकी बहुत सिंपल से डिफिनेशन बताएं तो हम क्या कह सकते हैं? जो व्यवसाय प्रारंभ करने का जोखिम उठाता है। नंबर 1, जो व्यापार प्रारंभ करने का जोखिम उठाता है, उससे होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है। उससे होने वाले लाभ और हानि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता है। इसको बोला जाएगा व्यापार का मालिक। ठीक है। जो बिजनेस को प्रारंभ करने का जोखिम उठाता है, उसके द्वारा होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है, वही प्रोप्राइटर है, और उसी को व्यापार का मालिक कहलाता है। मैं एक सरल एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मान लो मुझे एक कंप्यूटर का ट्रेनिंग सेंटर ओपन करना, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अगर ओपन करना है, हमारा बिजनेस क्या हो गया? कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब इसमें आपको, अगर आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करना है तो क्या चीज पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको एक एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? आप ये देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 10 कंप्यूटर लगने हैं। एक कंप्यूटर का दाम 21,000 है। टोटल कितना हो गया? 2,10,000। ठीक। अब ट्रेनिंग की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना क्यों प्रोजेक्टर लगा दिया जाए। तो प्रोजेक्टर की मुझे एक ही जरूरत थी, एक प्रोजेक्टर मैंने लिया, उसकी कीमत है 30,000। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 30,000। अब प्रोजेक्टर ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, अब मुझे जरूरत पड़ेगी बिल्डिंग की। उस बिल्डिंग में हमको फर्नीचर बनवाना है। तो हमने सब फर्नीचर का एक आइडिया लगा लिया। तो सब फर्नीचर मिला के हमारे 20,000 रुपए के। अब कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमें यूपीएस की जरूरत पड़ी। यूपीएस का जब मैंने पता लगाया, इस यूपीएस की कीमत है 1,20,000। तो ये 1,20,000 रुपए तक ना यूपीएस लगता है। अब एक जनरेटर की जरूरत पड़ेगी। जनरेटर का मैंने पता किया, बड़ा वाला जनरेटर लगभग पड़ा हमारा 2,40,000 रुपए।
ये हो गया 2,40,000। अब मुझे इस बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए मैंने एक रफली एस्टिमेट बनाया। इस एस्टिमेट में मुझे इतनी चीज समझ में आई, क्या 2,10,000 का कंप्यूटर, 30,000 रुपए का प्रोजेक्टर, 20,000 रुपए का फर्नीचर, 1,20,000 का यूपीएस और जनरेटर मैंने 2,40,000। अब मुझे ये सब जोड़ना है। ठीक, तो चलिए जोड़ते हैं। ये हो गया, एलिमिनेट होते हुए 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया। ठीक, और जोड़िए इसको, और ये भी अपना आ गया 0। अब आपको जोड़ना क्या है, 4 2 6 8 9 3 12, 12 का क्या लिखेंगे आप, 2। ठीक, और 2 2 4 2, यानी 6,20,000 रुपए की जरूरत आपको पड़ेगी इस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए। मैंने कुछ अन्य खर्चा भी जोड़ लिया, तो लगभग मुझे पता चला कंप्यूटर का ट्रेनिंग सेंटर ओपन हो, छोटा सा कंप्यूटर का ट्रेनिंग सेंटर ओपन हो। तो मैंने क्या यहाँ पर सब लिखा है, जोखिम। तो जोखिम शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना बड़ा चीज आपको बताया, यानी 7 लाख रुपए लगाएंगे तब मेरा कंप्यूटर का, अच्छा उसमें भी ये रिस्क रहेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात, तो 7 लाख का 7 करोड़ बन सकता है। नहीं चला ये 7 लाख रुपए मेरा डूब जाएगा। यानी मैं क्या ले रहा हूँ, जोखिम उठा रहा हूँ। यानी who able to take risk, sorry, who able to take risk, यानी वह पर्सन जो रिस्क लेने के लिए तैयार है। अच्छा, उससे मिलने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार भी है। अगर मान लीजिए ट्रेनिंग सेंटर चल गया तो पैसा कमाया, तो भी मैंने कमाया। नहीं चला तो जो 7 लाख रुपए का लॉस हुआ वो भी मेरा हुआ ना। यानी उससे होने वाली लाभ और हानि के लिए जो जिम्मेदार है वही मेरा कौन सा है, प्रोप्राइटर, व्यवसाय का मालिक। यानी जो व्यवसाय प्रारंभ करने का जोखिम उठाता है, उसके द्वारा होने वाली लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है, वही हमारा व्यवसाय का मालिक, वही हमारा व्यवसाय का मालिक। जो व्यवसाय प्रारंभ करने का जोखिम उठाता है, उससे द्वारा होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है, वह मेरा व्यवसाय का मालिक है, वह हमारा व्यवसाय का मालिक है। जो व्यापार प्रारंभ करने का जोखिम उठाता है, उससे होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है, वह मेरा व्यवसाय का मालिक रहता है, बिजनेस का मालिक रहता है। क्लियर समझाया। यानी एक वर्ड हम जान गए प्रोप्राइटर के बारे में। प्रोप्राइटर कौन है, एक ऐसा पर्सन जो व्यापार प्रारंभ करने का जोखिम उठाता है, उसके द्वारा होने वाली लाभ और हानि का अधिकारी होता है, जिम्मेदार होता है। अगर नहीं चलेगा तो मैं नहीं कहूंगा कि फला टीचर ने नहीं पढ़ा इसलिए कोचिंग मेरा नहीं चला, नहीं, उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार। सुन जाएगा, तो मेरा कहलाता है प्रोप्राइटर। अगला वर्ड हम लोग को जानना है अकाउंटिंग पीरियड के बारे में। जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा है अकाउंटिंग पीरियड के बारे में। तो चलिए अकाउंटिंग पीरियड को समझते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या है, अकाउंटिंग पीरियड उसके बारे में सोचिए। देखिए ध्यान समझिए, अकाउंटिंग का कंसेप्ट ये बताता है कि हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है वह एज्यूम करके करनी होती है कि अपना अकाउंटिंग एक लंबे समय तक चलेगा। यानी ये व्यवसाय मेरा एक, उसमें मुझे ये देखना होता है कि जो डाटा है वो मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार करना। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर आपका एक 12 महीने का होता है। ठीक, अब अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो हम फिर डेली वाइज डाटा मेंटेन करेंगे। बिजनेस बड़ा है तो हम पर डे अपना हिसाब किताब चेक करेंगे। छोटा है तो हम वीक में भी कर सकते हैं, उससे छोटा है तो हम मंथ में भी कर सकते हैं।
उससे भी छोटा है तो क्वार्टर में भी करते हैं, और अगर बहुत छोटा है तो पूरे साल का भी हिसाब एक साथ बैठकर हम जोड़ घटा सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में इसी बड़े फाइनेंशियल ईयर को जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, यही मेरा अकाउंटिंग पीरियड है। इसी बड़े फाइनेंशियल ईयर को जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड कर रहे हैं, वही मेरा अकाउंटिंग पीरियड है। आई बात समझ में? फिर से समझिए, पूरे साल का होता है 12 महीने, 12 महीने का एक साल। अब इस साल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो, ये और ये फोर्थ। ये जो चार छोटे छोटे टुकड़े बन रहे होते हैं क्वार्टर, यही मेरा क्या कहलाता है? क्वार्टर। उस क्वार्टर को बोलते हैं तिमाही। क्वार्टर को क्या बोलेंगे? तिमाही। वो क्वार्टर हमारा तिमाही का, ये क्वार्टर हमारा तिमाही का है। आई बात समझ में? यानी पूरा फाइनेंशियल ईयर हमारा 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा? क्वार्टर। और वो क्वार्टर हमारा तिमाही के नाम से जाना है, वह क्वार्टर हमारा तिमाही के नाम से जाना है। ठीक, तो जब हम पूरे एक साल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो वही टुकड़ा हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड आपको कितना रखना है, यह आप पर निर्भर करता है, आपकी अकाउंटेंसी पर निर्भर करता है, आपके बिजनेस के साइज पर निर्भर करता है, आपकी बिजनेस की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। इस पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बस सीधा सा एक नियम है, नियम क्या कहलाता है? कोई भी अकाउंटिंग पीरियड एक फाइनेंशियल ईयर से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी मिनिमम साल भर में एक बार आपको बैठकर अपना हिसाब किताब करना होगा, और करके गवर्नमेंट को बताना होगा कि इतना कमाया है, इतना टैक्स भर दिया, ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरा प्रॉफिट है, और इस पर इनकम टैक्स का मैंने इतना रिटर्न दाखिल कर दिया। कहने का मतलब अकाउंटिंग पीरियड क्या है उसके बारे में समझिए। अकाउंटिंग पीरियड यहाँ लिखा है एक रेगुलर पीरियड, समय अवधि, जिसके लिए हम एक रेगुलर पीरियड या समय अवधि स्टेटमेंट तैयार करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। अकाउंटिंग पीरियड एक मंथ का भी हो सकता है, एक क्वार्टर का भी हो सकता है, या एक ईयर का भी हो सकता है। एक रेगुलर पीरियड समय अवधि जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। एक रेगुलर समय अवधि जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। अकाउंटिंग पीरियड एक मंथ का भी हो सकता है, एक क्वार्टर का भी हो सकता है, और एक ईयर का भी होता है। यानी एक महीने का भी हो सकता है, तिमाही का भी हो सकता है, और साल। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्या? प्रोप्राइटर, वह व्यक्ति जो व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है, व्यापार में होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है, वह हमारा बिजनेस का प्रोप्राइटर है। किताबों में आप देखेंगे बहुत सारी डेफिनेशन लिखी गई है, मैं सरल डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है, व्यापार में होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है, वही बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता है, वही बिजनेस का प्रोप्राइटर। नेक्स्ट चीज मैंने आपको क्या बताया? अकाउंटिंग पीरियड एक रेगुलर पीरियड या समय अवधि जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। अकाउंटिंग पीरियड एक मंथ, एक क्वार्टर या एक ईयर का भी हो सकता है। जो अपना अकाउंटिंग पीरियड है, यह एक महीने का भी हो सकता है, तिमाही भी हो सकता है, या एक साल का भी हो सकता है। अगली चीज हम लोग को जानना है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? ऐसे सभी अकाउंट्स का लिस्ट जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। ऐसे सभी अकाउंट्स का लिस्ट जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, वह उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। वह उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। आई बात समझ में?
चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए सारे अकाउंट्स का डाटा, यानी कौन कौन से खाते खोलने हैं, ये सारा हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग को जानना है एंटिटी। एंटिटी क्या है? एंटिटी क्या है समझिए। एंटिटी एक पर्सन, एक पार्टनरशिप, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो लीगल और सेपरेट एग्जिस्टेंस अस्तित्व मौजूद है, जिसका एक लीगल, लीगल का मतलब कानूनी, और सेपरेट, सेपरेट का मतलब अलग, अस्तित्व, वह हमारा एंटिटी कहलाता है। एंटिटी का मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई पार्टनरशिप की फर्म है, कोई प्रोप्राइटरशिप की फर्म है, या कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई कोचिंग है, या कोई भी बिजनेस है जिसका एक लीगल एक्सिस्टेंस हो, जिसका एक कानूनी दायरा हो, कानूनी अस्तित्व हो, और जो सेपरेट हो, अलग दिखे, वो हमारा कहलाता है एंटिटी। जैसे मान लीजिए दुकान है तो क्या है एंटिटी, ग्रुप ट्रेडेड प्राइवेट लिमिटेड क्या है, एक प्रकार की एंटिटी है। ये सारी चीजें क्या है, एक प्रकार की एंटिटी। अगली चीज ट्रांजैक्शन, दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला लेन देन ट्रांजैक्शन। इन्हीं दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला जो लेन देन है वो हमारा ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू और जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व, दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व होने वाला जो सॉरी ट्रांजैक्शन क्या है, दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला जो लेन है वो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू होती है जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व हो, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, रिसीप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर ना, कोई भी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, वो सारे हमारे ट्रांजैक्शन है। ठीक, मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल के माध्यम से। ट्रांजैक्शन शब्द को डिटेल में समझना है। ट्रांजैक्शन शब्द का मतलब होता है लेन देन ना, और लेन देन की प्रथा बहुत पुरानी है ना। ये लेन देन का काम तो नया नहीं शुरू किया गया, बहुत पुराना है। पहले लोगों का जो लेन देन होता था वहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। आपके घर गेहूं हो गया, मेरे घर चावल हो गया, मैंने आपको चावल दे दिया, आपसे गेहूं ले लिया, ये प्रणाली क्या हो गई, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो मुद्रा नहीं बना था, रुपया नहीं था, तो ऐसे लोग सामानों का आदान प्रदान करते थे। अच्छा, उसमें कुछ कमियां थी। मान लीजिए गेहूं की मार्केट वैल्यू कम है ना, 12 रुपए किलो है, चावल की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, 25 रुपए है, बराबर क्वांटिटीज में आदान प्रदान किया जाएगा तो फेयर नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा। भाई 10 किलो गेहूं का दाम 120 रुपए और 25 किलो 10 किलो चावल का दाम 250 रुपए, 25 से 80 जुड़ा है, तो 120 रुपए 250 रुपए के बराबर नहीं है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का यही दोष था, इसलिए वो प्रणाली धीरे धीरे बन गई। आज के समय में क्या चलता है, रुपया, क्या बोलते हैं आपको, रुपया चलता है। हमारे यहाँ आते हैं, क्या जमा करते हैं, गेहूं धान जमा करते हैं, पैसा जमा, क्या जमा किया, पैसा। ठीक, 100 पैसा मिलाकर रुपया, ये आपने रुपया, तो पैसा रुपया आज के समय में चलता है। ठीक, पैसे और रुपए को हम बोलते हैं मुद्रा, इसको बोलते हैं मुद्रा। ठीक, ये का कॉमन वर्ड हो गया। अब बात हम करते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है उस चीज को समझिए। जैसे सपोज करिए कि कोई भी बिजनेस, सपोज करिए कोई भी बिजनेस और ये मेरे सप्लायर, और यहां पर मेरा हो गया कस्टमर। ये क्या हो गया मेरा कस्टमर। तीन चीज हो गई, बिजनेस हो गया, सप्लायर हो गया और कस्टमर हो गया। बिजनेस, सप्लायर और कस्टमर, सुनाया। अब एक चीज और समझिए, सपोज करिए मैंने अपने सप्लायर से कुछ खरीदा, मैंने अपने सप्लायर से कोई भी सामान खरीदा,
तो ये मेरा क्या हो गया, एक प्रकार का ट्रांजेक्शन। और इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, परचेज का ट्रांजेक्शन। मैंने अपने कस्टमर को बेचा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेल्स का ट्रांजेक्शन। अब मेरे कस्टमर ने मुझे पैसा दिया, ये हो गया रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन। तो रिसीट बोलते हैं क्या, रिसीट का ट्रांजेक्शन। और मैंने उस पैसे को जमा कर दिया अपने सप्लायर के पास, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा पेमेंट का ट्रांजेक्शन। यानी अगर देखा जाए तो बिजनेस में हम दिन में ट्रांजेक्शन ही करते हैं, और हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि हर ट्रांजेक्शन में मेरा कुछ रेवेन्यू जनरेट, मेरे कुछ इनकम जनरेट। भाई जितने भी खरीदेंगे उतने में तो बेचेंगे नहीं। अगर ये मार्केट में 10 में खरीदा और 10 में बेच दिया तो फायदा किस चीज का, नहीं हुआ ना। तो फायदा नहीं होगा तो बिजनेस कैसा, बिजनेस की डेफिनेशन है लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य व्यापार कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। जब आप 10 रुपए में खरीद के 10 में बेच दिए तो आपको फायदा कुछ मिला, नहीं मिला तो व्यापार कैसा। तो जब मैंने खरीदा तो एक अलग ट्रांजेक्शन हुआ, बेचा मेरे कस्टमर ने मुझे पैसा दिया, तीसरा ट्रांजेक्शन हो गया। मैंने अपने सप्लायर को पैसा दिया, चौथा ट्रांजेक्शन हो गया। अब समझो, कुछ पैसा मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो यह भी एक प्रकार का ट्रांजेक्शन हो गया। ये मान लीजिए कि मैंने बैंक में दे दिया, ये भी एक क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक, उसके बाद मैंने किसी बैंक से किसी को सैलरी दे दिया, तो यह भी एक प्रकार का ट्रांजेक्शन हो गया। किसी बैंक से मैंने किसी को रेंट दे दिया, तो यह भी एक प्रकार का ट्रांजेक्शन हो। किसी बैंक से मैंने अपने लिए कुछ सामान खरीद लिया, यह भी एक प्रकार का ट्रांजेक्शन हो। समझा। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो हम लोग दिन भर ट्रांजेक्शन ही ट्रांजेक्शन करते हैं। हम लोग का जो वो ट्रांजेक्शन ही ट्रांजेक्शन करने का है। हम लोग दिन भर ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, किसी को पैसा देते हैं किसी से पैसा लेते हैं ना। जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी देते हैं। अगर हमारा बिजनेस किसी रेंटल एरिया पे है तो उसका रेंट पे करते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं। यानी सुबह का जो आप ब्रश करते हैं तब से लेके और रात में मॉर्निंग में जाके सोते हैं, ये सबके ढेर सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, आपको पता ही नहीं कि आप कितने ट्रांजेक्शन करते हैं। बस अकाउंटिंग में हमें उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिसकी कुछ वैल्यू हो, जिनकी कुछ वैल्यू हो, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब जरा एक बार लाइन दोबारा पढ़िए, बोला जा रहा है दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला लेन देन ट्रांजैक्शन कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला जो लेन देन है वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शन कहलाता है। ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू होती है, जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व हो, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, रिसीप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर, सब ये सारे क्या है, ट्रांजैक्शन। सुना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना, अभी तक हम लोगों ने जाना कि अकाउंट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, एंटिटी क्या है और ट्रांजैक्शन क्या है। इतनी चीजों के बारे में मैंने जाना। अब इससे रिलेटेड अगर कोई नहीं पूछे, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। कोई भी डाउट हो तो आप संकोच ना करें। आपको के ऐप में सबसे नीचे क्यों बना है, क्यों का मतलब क्वेश्चन मार्क हो गया, और वहां से आपको जो भी क्वेरी आ रही है आप आसानी से पूछ सकते हैं। बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्निक कहते हैं, कुछ भी आप चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। कल क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एसेट्स क्या है, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है। इस तरह 2-3 दिन लगेगा और हम अकाउंट टर्म्स हम लोग का जो ये टॉपिक है ये तैयार होता है। अभी थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और कुछ ले चुके हैं अभी वो सेटल नहीं हो पा रहे, इसलिए थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ध्यान रखिए। कल संडे का दिन है, लेकिन कल संडे के दिन स्पेशल क्लास आप लोगों की चलेगी सुबह 10 बजे से।
नहीं, जहां पर कुछ स्पेशल चीजों के बारे में आप लोगों को विस्तार से पढ़ाया। अब आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।